अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है क्रॉस क्वेश्चन बाय रियाज आजिज़। नाज़रीन, बात करेंगे आज हम करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है और जिस तरफ मुल्क के हालात जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू आज करेंगे जनाब हुमायूं उस्मान साहब। हुमायूं उस्मान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अवामी मुस्लिम लीग के। इनसे बात करते हैं कि क्या होने जा रहा है, अगला सेटअप क्या बनेगा और अगला पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनेगा। हुमायूं साहब, मुल्क में यकीनन जो सूरत हाल है उससे कोई भी मुतमईन नहीं है, एक आम आदमी भी मुतमईन नहीं है और एक पॉलिटिशियन भी मुतमईन नहीं है, खुद फौजी जो इस मुल्क पर हुक्मरानी एक तवील अरसे तक करते रहे वो भी मुतमईन नहीं है। किस तरफ हालात जा रहे हैं, क्या होने वाला है? रियाज साहब, पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बने हुए जो 64-65 साल हो गए हैं और उस पूरे अरसे में जो जमहूरियत है पाकिस्तान के अंदर वो कभी सही मायनों में आई नहीं, क्योंकि जमहूरियत की जो बुनियाद हमारे मुल्क में रखी गई बदकिस्मती से वो बहुत ही बुरी और नहायत ही मैं समझता हूँ कि बदबूदार और खलीस किस्म की और मुनाफत भरी रखी गई। जमहूरियत देखें, जमहूरियत हमारे यहाँ जो जमहूरियत है उसमें ये होता है कि एक बंदा इलेक्शन कैंपेन में जाता है और करोड़ों रुपया खर्च करता है, आपको पता है, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस लगते हैं। सिवाय भुट्टो साहब के दौर में आप देखें तो शायद कोई उनकी रियलिटी में लोग खुद बेचारे निकल आए, लेकिन आजकल तो जिल से जुलूस करने के लिए कुर्सियाँ भी लगानी पड़ती हैं जो बाद में लोग उठा के ले जाते हैं। उसके बाद फिर बात देखें आप, बसें देनी पड़ती हैं उनको, ट्रांसपोर्टेशन सारी फॉर्म करनी पड़ती हैं, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स का कंपटीशन चल पड़ा है कि बड़े बड़े साइन बोर्ड्स लगाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये पैसे से होती हैं, बगैर पैसे की कोई भी चीज़ नहीं होती। जी नहीं, ये तो सारी बातें ठीक है। मैं जो पूछना आपसे चाह रहा हूँ वो ये कि लोग इतने अब बेजार हो चुके हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम से जो इस वक्त है, जो इस वक्त अगर एक आम आदमी से पूछो तो वो खुश नहीं है। वो इलेक्शन आप करा लें, इसके बाद फिर इलेक्शन करा लें, उनका जो मसला है, उनकी बेरोजगारी है, उनका प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व करने वाला कोई नहीं। तो वो इस सिस्टम से खुश है आपके ख्याल में, और वो ये चाहते हैं कि इसको रिवाइव किया जाए या फिर वो चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ा चेंज आए? आम आदमी की जहाँ तक बात है ना रियाज साहब, मेरा ज़ाती तौर पे भी जो एक्सपीरियंस है और मैं लोगों से पूछता भी हूँ आम आदमी से, जब मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि क्या भाई आपने वोट कास्ट किया था, तो उसका जवाब आता है कि वोट नहीं डाला आज तक किसी को, हमारा वोट डल गया था। पहली चीज़ कि आम आदमी को अब ये तस्वुर में अपने लाना होगा कि अब जो इलेक्शन आते हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर वो चाहता है कि उनके बच्चों की जो सलामती रहे इस मुल्क के अंदर मुस्तकबिल की और पाकिस्तान की बाकियत कायम और दायम रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है सबसे पहले तो उसको अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकल कर वोट कास्ट करना पड़ेगा। खुद तकलीफ करनी पड़ेगी, ना बल्कि इसके कि वो किसी की ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करे या किसी की फैसिलिटीज इस्तेमाल कर उसी को जाकर वोट डाल दे, ये गलत होगा। वो खुद घर से बाहर निकले और देखे अपने इलाके के अंदर अगर 15 लोग खड़े हुए हैं, बेशक उसमें से किसी का भी बूम चल रहा है, अगर वो बंदा हक और सच पर नहीं है तो उसको वोट करे, जो बेशक लूज भी कर जाए, जो हक और सच पर है। अगर हक और सच का जब वो साथ देना स्टेप 1 से स्टार्ट करेगा तो मैं समझता हूं कि कभी भी उसके खिलाफ कोई गलत चीज नहीं होगी। मायूसी पूरी कौम में, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, बहुत ज्यादा फैल गई है। लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं, बाज़ लोग तो इतने बददिल हो गए कि मैं उनसे कहता हूं कि जी आप वोट डालेंगे तो चेंज आएगा। वो कहते हैं नहीं जी हम तो मायूस हैं, सारे यूं हैं, सारे यूं हैं, हम तो अब भी वोट नहीं डालेंगे। तो वो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ना सिर्फ वो अपने घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो बल्कि अपनी आने वाली नस्ल को एक ऐसा पाकिस्तान देंगे जिससे लोग भिन खाएंगे। तो मैं आपके इस तवज्जुह से और आपके थ्रू उन लोगों से भी अपील करूंगा, नेट एक बहुत बड़ी मीडिया है, मीडिया के अंदर आप देखें पूरी हर घर में इस वक्त जितने मॉडराइज लोग हैं 60% तो इस वक्त नेट इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में भी। अगर वो नेट के थ्रू इस आवाज़ को सुनते हैं और उस पर कंसिडर करते हैं कि घर से बाहर निकलें, खुदा के वास्ते निकलें। ये जो 30% या 27% वोट कास्ट होता है, ये वही होता है जिसको वडेरा सही बस दे देता है, जिसको वडेरा सही तंबू लगाकर बिरयानी की देंगे भगा देता है। इस वायलेशन को खत्म करना होगा जो जमहूरियत के अंदर खुल्लम खुल्ला हो रही है, उसके बाद ही पाकिस्तान में सही मायनों में जमहूरियत आएगी। अब आपकी पार्टी का एक अलायंस होता है इमरान खान साहब से, मजीद आप अलायंसेस करने जा रहे हैं, आपकी पार्टी अलायंसेस करने जा रही है। मुझे बता दीजिए कि क्या आप समझते हैं कि आप अपने जो सामने खड़ी हुई पार्टियां हैं, यानी नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, यहाँ सिंध में MQM है, उधर ANP है, इनको आप मुकाबला आप कर सकेंगे? देखें, हम तो एक शमा लेकर निकले
और उम्मीद की रोशनी बनने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ करें जो आज तक नहीं हो सका। उसकी पहली वजह देखिए रियाज साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि उनका कद बहुत बड़ा है पॉलिटिकल हवाले से। ये जो पार्टियां, खासतौर से अगर हम पीपल्स पार्टी की सिंध में बात करें तो सिंध वो एक मजबूत पार्टी है सिंध में, उसको यहाँ रहकर कम्पीट करना इट्स नॉट ईजी जॉब। तो क्या आप ये कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। देखें, अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज़ होती है और मीडिया ने, नेट ने, कंप्यूटर्स ने आजकल पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला दी है। और मैं आपको उसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि जो लोग मसाइल को नहीं समझते, जिनके सामने मुश्किलात के अंबार कभी नहीं लगे, वो पाकिस्तान में क्या तब्दीली लाएंगे? मैं आपके सामने अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने सारे मसाइल इस पाकिस्तान के अंदर देखे। मैंने वो दिन भी देखे जब टीन की छत टपकती थी और मेरी माँ आंचल से बच्चों को छुपाती थी कहीं बारिश के कतरों से इनकी आंख ना खुल जाए। जब तक पाकिस्तान की सियासत में ऐसे लोग नहीं आएंगे, पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता। अब ये लोगों का फैसला है कि लोग समझें कौन अपना है और कौन पराया है। मुनाफिकत को समझें, जो दिल के अंदर किसी के कुछ और होता है और मुंह पे कुछ होता है। ये तो विजन है लोगों का। अब विजन मीडिया दे रहा है, इस वक्त अवेयरनेस दे रहा है, चाहे वो नेट के थ्रू हो, चाहे वो टीवी के थ्रू। पिछले दिनों जो कुछ शेख रशीद साहब ने कहा एक बड़े जलसे आम से खिताब करते, उस पर बड़ी उंगलियां उठी, बड़ी बातें हुई, अब भी हो रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ये लबो लहजा, ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए शेख रशीद साहब ने प्रेसिडेंट के लिए, जाहिर है उनका नाम नहीं लिया लेकिन इशारा तो उस तरफ था, दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखिए, उन्होंने कहावत कही, किल द बास्टर्ड बिफोर ही किल यू। ठीक है, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा और खुल्लम खुल्ला बात की। आप समझते हैं दुरुस्त है? देखिए, मैं आप समझता हूँ रियाज साहब, अगर आपको नजर आए एक बंदा पाकिस्तान के हक में नहीं है, पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतर नहीं है, लैंग्वेज वाज यूज्ड, ये तो इंग्लिश कहा मुहावरा है। मुहावरा तो कुछ भी हो सकता है, किल द बास्टर्ड बिफोर। नहीं, इससे खराब भी मुहावरे मौजूद हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाए। देखिए, अब जब आप इतनी बदबूदार जमहूरियत की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पर ईद में रवाज ये कि बड़े छोटों को ईदी देते हैं। यहाँ ईद वाले दिन 5 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, 4-5 रुपए ईदी ले ली जाती है पूरी कौम से। ये बर्डन किस पे जा रहा है? आप सनतकार पे, आप ये आपकी जो काश्तकार है इन पे आप टैक्स नहीं लगाते, जो बड़े बड़े वडेरे बैठे हुए हैं। गाँव के गाँव वजीर आला सिंध के गाँव में गाँव के पूरे मकान जला दिए जाते हैं सिर्फ पानी के तनाजे पे। अच्छा, आप इस हक में हैं कि तहजीब का दामन छोड़ दिया जाए अगर हालात ऐसे हों तो? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जब इनकलाब लाना है तो इनकलाब में डंडा भी उठाना पड़ता है, और अगर कोई बंदा लातों के भूत बातों से ना माने तो फिर लातें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। नाज़रीन, इनसे अगला सवाल हम करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अवामी मुस्लिम लीग के। इनसे हम बातचीत कर रहे हैं करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे। हुमायूं उस्मान साहब, ये फरमा दीजिए कि अभी आज ही के अखबार में एक खबर है कि अमेरिका पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में भी, दिफाई सिस्टम में भी सरमायाकारी करना चाहता है और कर रहा है। ये आपके ख्याल में बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा घंटी बजने वाली बात नहीं है कि हमारे दिफा में भी अगर वो सरमायाकारी करेंगे तो फिर हम कहाँ खड़े? देखें, ये खबर ज़रूर अमेरिका ने लगवाई होगी, और बहुत सारे लोग देखें जिस तरह सियासत में लोग मुनाफिकीन हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि प्रिंट मीडिया के अंदर भी और टेलीविज़न मीडिया के अंदर भी मुनाफिकीन का अंबार लगा हुआ है। हर जगह कोई इक्वल नहीं होता। पिछले दिनों मीडिया पर भी आपको पता है बड़ा स्कैंडल उठा था, और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अमेरिका ने ये सिर्फ पाकिस्तान को हिलाने के लिए, उसमें हलचल बचाने के लिए लोगों के दिलों में और उस टेक्नोलॉजी के अंदर, ताकि वो टेक्नोलॉजी के बाहर जो भी उस पर इस वक्त फाइज हैं और उनके स्टेटमेंट आए या तरवीज आए या इस तरह की कोई बात आए तो अमेरिका को उससे कोई नॉलेज गेन होगी। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की सलामती के लिए हमेशा खड़ी है। मेरा ईमान, मैं इज्जत करता हूँ फौज की, इसलिए नहीं कि मैं फौज से डरता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल से डरता हूँ। फौज की इज्जत इसलिए करता हूँ कि वो पाकिस्तान की सलामती की। देखिए, मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ सिंपली कि अगर अमेरिका पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में या दिफाई बजट में अपनी सरमायाकारी करेगा तो अपनी मर्जी भी तो करेगा ना कुछ, तो आपके वो तमाम वीक पॉइंट से वाकिफ हो जाएगा। आपके तमाम जो भी आपने कॉन्फिडेंशियल चीज़ें रखी हैं वो भी उसकी नॉलेज में आ जाएंगी। आप समझते नहीं है कि ये दुरुस्त नहीं है एटीट्यूड, और अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है? भैया साहब, मौजूदा सेटअप तो चाहता है इस तरह की चीज़ हो, क्योंकि उनको उसके बदले डॉलर मिलेंगे और अमेरिका की स्वाबदीदी भी मिलेगी। लेकिन जब वो वक्त करीब आएगा, इस तरह की अमलन बात होने जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सेटअप का भी बुरा वक्त स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये रह नहीं सकेगा।
ठीक है। अच्छा, मुझे बता दीजिए कि जो इस वक्त ड्रोन्स की सूरत हाल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान एहतजाज करता है, एहतजाज वाले दिन यानी अमरीकी सफ़ीर को अपने आप बुलाकर एहतजाज करते हैं, उसी दिन एक शदीद हमला होता है ड्रोन्स और उसमें 18 लोग जाँ बाक हो जाते हैं। यानी आप ड्रोन्स के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और अमेरिका आपको बता रहा है कि आपके एहतजाज की औकात क्या है। कब हमारी कौमी हमीयत जागेगी और कब हम गैरत का नारा लगा के या गैरत का आलम बुलंद करके खड़े होंगे अमेरिका के सामने? रियाज साहब, बड़ा सेंसिटिव इशू है और यकीन माने कि दिल से मुझे इस पर दुख है, क्योंकि वो एक ड्रोन की आंखें नहीं होती, ये अंधा होता है। बच्चे भी इसमें आते हैं, बुजुर्ग भी इसमें आते हैं, हमारे पाकिस्तान के माएँ भी इसमें आती हैं, बहनें भी इसमें आती हैं। मैं नहीं समझता कि अगर आप किसी एक बंदे के बदले इतने उसके खून बहा दें तो ये ज़्यादती है, वर्ल्ड लॉ की वायलेशन है, ठीक है। और अमेरिका की बेहिसी आप यहाँ से देख सकते हैं कि बर्मा के अंदर आपके सामने एग्जाम्पल है कि कितने मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन खामोश होकर बैठी हुई है, अमेरिका खामोश होकर बैठा हुआ है। क्या मुसलमानों का खून दुनिया में जायज़ है? ये जब तक मुसलमान यक जुबान होकर एक सोच रखकर, एक फिक्र रखकर नहीं सोचेंगे, मुसलमानों की वो तो सारी बात सही है, लेकिन मैं ये हुमायूं उस्मान साहब आपकी पार्टी के हवाले से सवाल करना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी खड़ी है इस वक्त दिफाए पाकिस्तान के हवाले से भी, वो भी एक इत्तेहाद है, अलायंस है, वहाँ भी आप अपनी नुमाइंदगी रखते हैं। आप शोर करते हैं, आप हुकूमत को थ्रेट करते हैं कि अगर आपने नेटो सप्लाई लाइन खोली तो हम ये कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन एज अ रिजल्ट जब हम एलान आवर में देखते हैं तो वो नेटो सप्लाई लाइन खोल दी जाती है और आपकी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं आता, कोई बड़ा काम भी होता। तो ये क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है? आप सभी ये कतार में खड़े हैं क्या? आपने बहुत अच्छी बात की, मैं इस पर बिल्कुल तबसरा करूंगा। आप रियाज साहब ये सोचें कि हमारे पास जो इत्तेहादी है ना, हमारे पहले उन पर बड़े एलिगेशन है कि जी ये मुजाहिद हैं और ये फलां हैं और ये फलां हैं। अब आप क्या समझते हैं, हमने एहतजाज भी किया, पहले हमने लॉन्ग मार्च भी किया, हम इस्लामाबाद तक उसको लेके गए। अब आप क्या समझते हैं कि हम क्या खुद का हमले करना शुरू करते हैं जो कि हमारे पास नहीं? पहले हम पे एलिगेशन है कि जी इनके पास जहादी हैं, इनके पास फलां हैं, इनके पास फलां हैं, हम रॉकेट लॉन्चर मारें, हम जाकर आगे लगाएं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर इतने लंबे लंबे बयान क्यों देते हैं? लोगों को खुश करने के लिए, सियासत करने के लिए? लोगों को खुश करने के लिए नहीं, हम उनको सिर्फ कहते हैं कि किसी तरह अल्लाह के खौफ से वो डर जाएं और प्रेशर में आ जाएं ताकि इस तरह की चीजें ना हो जिससे मुसलमानों को यू जस्ट बिल्ड अ प्रेशर। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम मार गोड़ाई करेंगे जाकर, आपको अच्छा लगेगा, फिर लोग कहेंगे ये जिहादी तंजीमें, ये दहशतगर्द हैं, इन पर बैन लगा दिया जाए, पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। कत्लेआम तो देखिए ना, उस प्रेशर का अगर कोई फायदा हो, अमेरिका भी सोचे कि 4 दफा कि भाई ये इतना बड़ा प्रेशर होता है, हम नहीं इसको रिस्क ले सकते। अगर वो सिर्फ अखबारी बयानात हैं, अगर वो तकरीरें हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि अमेरिका अच्छी तरीके से समझ चुका है पाकिस्तानी सियासतदानों के नेचर को। नहीं रियाज साहब, वो अखबारी बयान नहीं है, वो सिर्फ हवा के तीर नहीं है। हम वक्त आने पर सब चीज़ें करेंगे। हमने एक लॉन्ग मार्च भी की है, हम अपना अगला लाए अमल भी दिफाए पाकिस्तान जल्द तय कर रही है और पाकिस्तान की सलामती को बरकरार रखते हुए और जिसमें पाकिस्तान को कोई नुकसान ना हो, वो शहर दायरे कार के अंदर रहते हुए हम सारे इक़दाम करेंगे। हम ये नहीं कर सकते कि हम खुदकुश कर दें, क्योंकि हमारे पास कोई जादी नहीं। अल्लाह के फजल से हमारे जितने इत्तेहादी हैं वो सारे दीनदार लोग हैं और उसमें जो सियासी लोग हैं वो भी दीनदार लोग हैं और वो इंसान की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कभी भी नहीं करेंगे। हम उसको लिमिट के अंदर रहकर अपना प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। हमने बड़े एहतजाज किए हैं आपके सामने, हमने बड़े धरने दिए हैं, हम मजीद भी उसको इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा। अच्छा, वही आपकी पार्टी का एक इमीडिएट इफेक्ट या टिल्ट आप कह लीजिए मजहबी जमातों की तरफ से, इमरान खान के हवाले से भी ये कहा जाता है कि उनका भी टिल्ट मजहबी जमातों की तरफ है, आपका भी तकरीबन रुझान वो आइंदा जो आप अलायंसेस करने जा रहे हैं वो भी इस चीज़ की थोड़ी सी गम्माज होगी इसी बात की कि आपका टिल्ट उस तरफ है। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो रमशिया का केस आजकल चल रहा है, ये लड़की है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने कुरानी आयात या कुरानी औरात को की बेहुरमती की, उसे नजर आतिश किया, इस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? नाउज़ुबिल्लाह, मैं बहुत गुनहगार बंदा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसमें कोई सच्चाई है और कोई एविडेंस, दूसरी तरफ ये भी तो ना 11 साल लड़की है और ज़हनी तवाज़ुन भी उसका सही नहीं है, देखिए तो इसको क्या इशू बनाना चाहिए ऐसे मौके पे? क्या नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 11 साल की बात नहीं होती है। ये बच्चा अगर 9 साल का भी है तो शऊरमंद होता है और आजकल तो 4 साल का बच्चा कंप्यूटर पे बैठ जाता है और वो आपसे ज़्यादा समझता है, मेरे से ज़्यादा समझता है। बच्चे बड़े मॉडर्नाइज हो गए हैं। अगर किसी ने ये उससे हरकत करवाई है या किसी ने उसको इस पे उगलवाया है तो उसको उस तरफ जाना चाहिए, उसके खिलाफ स्टेटमेंट देना चाहिए। तौहीन जहाँ मजहब की होगी, हमारे दीन की होगी,
होगी, हम नाउज़ बिल्ला मैं बहुत गुनहगार बनता हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ उसके खिलाफ ज़रूर थोड़ा बहुत कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये देखें हमारे नाउज़ बिल्ला हमारे खिलाफ तो यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, जिस तरह बेहुरमती की जा रही है मैं कहना नहीं चाहूँगा, उस पर अमेरिका जैसी रियासतें खामोश हैं। तो ये सिलसिला जो शुरू हो रहा है मैं समझता हूँ बड़ा खतरनाक सिलसिला है और तमाम यहूद और इंसार को इस पर होश के नाखून लेने चाहिए। आपने कहा कि हमारा रुझान मजहबी जमात की तरफ ज्यादा है, मैं आपकी इस बात की तरवीद करता हूँ, हमारा रुझान मजहबी की तरफ, क्योंकि पहले हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले, आप भी मुसलमान हैं, ठीक है, जहाँ आप मेरी बात की तायीद कर रहे हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं, मैं तरवीद कर रहा हूँ ना, आपको मैंने कहा कि तरवीद करता हूँ आपकी इस बात की। देखें रुझान दीन की तरफ जरूर है क्योंकि पहले हम मुसलमान हैं। आपने कहा जी इमरान खान, नहीं, इमरान खान तो लोग कहते थे कि यूरोप की तरफ है, लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के हक में बेहतर है। हमने महसूस किया कि इमरान खान जो बातें कर रहा है वो बेहतर कर रहा है। अच्छा चलिए इस पे आप क्या कहेंगे कि आपके शेख रशीद साहब के क्लिप्स मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल ने दिखाए कि वो इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं और इमरान खान उनको कह रहे हैं, अब आप एक साथ होकर बैठ गए तो ये क्या बदल गए, सोच बदल गई, रुख बदल गया, अंदाज बदल गया, क्या बदल गया? आपने मेरा ख्याल है वो क्लिप गौर से नहीं देखे। उस क्लिप में शेख साहब ने सिर्फ इमरान साहब को कहा है जो आज से तकरीबन 7 साल पहले 8 साल पहले कि आप टांगा पार्टी, ठीक है। नहीं बहुत सारे जुमले हैं, वो तो मैं उसको रिपीट नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे जुमले हैं कि जो देख लें, वो क्लिप देख लें, मैंने बिल्कुल उसको बहुत अच्छी तरह देखा है, उस पूरे इंटरव्यू को भी देखा है। नहीं एक इंटरव्यू नहीं, कई जगह मुताबिक जगह वो यही टांगा पार्टी पे एक सवाल उठा था, ठीक है, जिस पर उन्होंने ये शोर शराबा हुआ था। अब इमरान खान जो है वो शेख रशीद साहब की नजर में एक माकूल पार्टी बन गई। 8 साल पहले अगर आप देखें, हम इस वक्त लोग हमें कहते हैं कि हमारे पास बंदे नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, हमारी पार्टी बड़ी महदूद सी है, छोटी सी है, ये तो मुहावरा है, किसी पे भी आता है, वक्त आता है, ठीक है। आज इमरान खान साहब ने इम्प्रूव किया और वो पाकिस्तान की बका के लिए खड़े हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान की बका के लिए कोई भी बंदा इस वक्त खड़ा होगा, मैं, मेरा कायद उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की सलामती को पहले समझते हैं। ठीक है। अच्छा मैं आपसे सवाल करूंगा बड़ा अहम मीडिया के हवाले से, क्योंकि मीडिया के हवाले से चौधरी निसार साहब का 2 दिन पहले जो बयान आया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर खड़े रहने की बात की कि मैं खड़ा हूं इस बात पर कि सदर साहब ने कुछ जर्नलिस्टों को पैसे दिए हैं, अरबों रुपए तकसीम किए हैं ताकि उनकी इलेक्शन कैंपेन चली जाए। सदर साहब यानी सदर जरदारी साहब, क्या कहते हैं इसमें? बिल्कुल जी, मैं इसके हक में हूँ, उनकी बात बिल्कुल सही है। सदर साहब के नून लीग वाले भी देते हैं, बहुत सारे एंकर उनके भी खरीदे हुए हैं, जिनकी सालगिरह नवाज शरीफ खुद बनाते हैं। आप एंकर्स भी कुछ बिकाऊ हैं, कुछ चैनल्स के मालकान का भी ज़ाती और समझ सकते हैं कि इंटरेस्ट उन पॉलिटिशियंस की तरफ है जिनसे उनकी यारियाँ हैं, तो उनको वो अब्लाइज करते हैं। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है हुमायूं उस्मान से, एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं हम। ब्रेक से आने के बाद हम सवाल करेंगे कि चौधरी निसार साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया है जर्नलिस्टों पर और ये कहा है कि सदर जरदारी ने फंडिंग की है इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए कुछ जर्नलिस्टों को, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करते हैं। मैं एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ नाज़रीन, और हम अब बात करेंगे हुमायूं उस्मान से कि चौधरी निसार की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है सदर आसिफ अली जरदारी पर कि उन्होंने फंडिंग की है कुछ जर्नलिस्टों को अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, वो किस हद तक दुरुस्त है? जी हुमायूं। रियासत मैं बिल्कुल इससे इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब की बात से, और आपको एक चीज़ और इसमें क्लियर कर दूँ कि जिस तरह ISI के पास एक एलिगेशन लगा कि खुफिया फंड था जो कि सियासत में इस्तेमाल किया गया, इसी तरह हुकूमतों के पास, इंफॉर्मेशन सेल के पास खुफिया फंड्स होते हैं जो साफ़ियों पे और एंकरों पे आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। मैं ही समझता हूँ कि चौधरी निसार साहब को पहले तो देखें, बातें हम बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन अपने गिरबान में नहीं जानते। बहुत सारे एंकर ऐसे भी हैं जिनके अपने नून लीग से बड़े मजबूत राब्ते हैं और नून लीग के कहने पर वो लोगों के इंटरव्यू करते हैं और उसी पैटर्न पे चलते हैं जिस पर नून लीग उनको चलाती है, तो उनको उस तरफ भी ऑडिट करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि कोई नई बात जरदारी साहब ने अगर किया ये ऐसा तो कोई नई बात नहीं है, ये नून लीग खुद भी ऐसा ही करती है। एग्जैक्टली, मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है और हमेशा हुकूमत के पास एक फंड होता है और वो खुफिया फंड इस्तेमाल किया जाता है, अगर ISI के फंड की इंक्वायरी हो सकती है तो इस फंड की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा ये बता दीजिए हुमायूं उस्मान साहब कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, ये खत लिखें नहीं लिखें, खत लिखें नहीं लिखें, एक मामला ये चल रहा है, दूसरी तरफ एक अबूरी सेटअप की बात हो रही है, किस तरफ जा रहे हैं हालात? अबूरी सेटअप कितने अरसे में बनने जा रहा है और ये खत लिखने और ना लिखने का मामला क्या सेटल होगा? मैं ये समझता हूँ कि 9 विकेटें गिर चुकी हैं जरदारी साहब की तरफ से और 10वीं विकेट की पार्टनरशिप चल रही है।
जो फ़ौज और अदलिया के दरमियान चल रही है। अब ये पार्टनरशिप पर डिपेंड करता है कि ये इनिंग को कामयाबी की तरफ लेके जाती है या बर्बादी की तरफ ले जाती है, लूज़ कर जाती है हमेशा के लिए, या विन कर जाती है। इसमें चौधरी इफ्तिखार साहब को मेन किरदार अदा करना है, क्योंकि आखिरी बैट्समैन वही हैं रिकगनाइज। अगर वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान के आला मुस्तकबिल के लिए अच्छे फैसले करते हैं और बगैर डर और खौफ के करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि जी इसका रिज़ल्ट कल आपको बदनामी की सूरत में मिलेगा, तो वो फिर तो आप कभी फैसले नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि इसका रिज़ल्ट आने वाली नस्ल को, न्यू जनरेशन को जो पाकिस्तान में इस वक्त आँख खोल रही है, उसका मुस्तकबिल रोशन होगा, तो ज़रूर उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो इसलिए चौधरी इफ्तिखार साहब को फैसला करना है और मेरे हिसाब से वो फैसला तकरीबन कर भी चुके हैं। नहीं जी, ये बात हो रही है कि अब मज़ीद 2-3 महीने गुजर गए और 15 साल का अरसा गुजर गया, तो उसके बाद वो केस हमेशा के लिए स्विस अदालतों में ख़त्म हो जाएगा, 27 दिसंबर समेट देंगे वो। अगर उस हदफ को हासिल करने में जरदारी साहब किसी भी तरीके से कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये सारी जितनी भी मुशक्क़त की गई और जितनी भी काम किए गए सब बेसूद, तो इससे मुल्क को नुकसान हुआ ना। और रियासत में आपको एक चीज़ बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान का कानून है कि 10 साल पाकिस्तान में एक मतलब है कि कानून कि अगर कोई बंदा मर्डर करता है और कत्ल करता है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती 10 साल बाद तक, तो 10 साल के बाद उस पर FIR हो भी नहीं सकती अगर 10 साल पहले खून हुआ है। इसी तरह स्विस का कानून है कि 14 साल तक अगर कोई केस हुआ है या कोई मसला हुआ है और उसको नहीं किया जाता, तो 14 साल के बाद वो ओपन नहीं हो सकता, वो दब जाता है। वो 14 साल का अरसा जो है वो पूरा होने जा रहा है 27 दिसंबर को। अगर 27 दिसंबर से पहले ख़त नहीं लिखा गया, तो उसके बाद ये ख़त बेमायने हो जाएगा, इसका कोई वक्त नहीं होगा। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी मुशक्क़त अगर हुई है, ये काम हुआ है, तो इसका फिर नतीजा क्या निकलेगा? लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि इतना टाइम हमारा गया, इतना हमारा वक्त गया, इतनी हमें टेंशनें मिली, एक वज़ीर आज़म गया, लेकिन नतीजा ज़ीरो। तो ये आपके ख्याल में ठीक है? रियासत साहब, मायूस नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी मायूसी कुफ्र है। मैं आपको आपके प्रोग्राम में स्टार्ट में कह चुका हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि 27 दिसंबर से पहले ज़रूर ख़त भी लिखा जाएगा और इस पैसे का जो कौम का पैसा है उसका ऑडिट भी होगा। ना सिर्फ उस पैसे का ऑडिट होगा, बल्कि उससे कई ज़्यादा इन 4.5 सालों में जो करप्शन की गई है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, उसका भी ऑडिट होगा। और जिन लोगों ने ये माल गनीमत समझ कर हक किया है करप्शन में, उनका भी ऑडिट होगा और सख्त तरीन ऑडिट होगा और सख्त तरीन एहतसाब होगा। तारीख लिखेगी कि पाकिस्तान ने उन लोगों को जो गिद्ध बनकर पाकिस्तान पर मुसल्लत हुए थे। अब आते हैं उबूरी सेटअप पे। मैंने उबूरी तो क्या होने जा रहा है उबूरी सेटअप का? अबूरी सेटअप में इस वक्त रियासत साहब जो मुझे सुनने में आए हैं उसमें 3 नाम हैं जो बड़े इस वक्त सरगर्म है और उन 3 नाम में से कोई एक नाम आपका अबूरी सेटअप में आना है और वो आर्टिकल 193 के तहत आना है। वो पीपल्स पार्टी की मर्जी से नहीं आना जरदारी साहब की, बलियामेट हो जाएगा जरदारी साहब का भी, सेनेट का भी और तमाम हुकूमत का भी जो मेरे नोटिस में है। उसमें मोहम्मद बख्श सुमरो साहब हैं, उनका नाम बड़ा अरूज पर है। असद उमर साहब हैं जो एक्स चेयरमैन हैं एंग्रो के, उनका नाम बड़ा अरूज पे है। और तीसरा नाम ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब का है। ये 3 नाम है इस वक्त अबूरी सेटअप के लिए। अब ये देखना है कि चौधरी इफ्तिखार साहब पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए दिल और गुर्दे के साथ फैसला करते हैं या नहीं करते। यानी सारी जिम्मेदारियां आपने चौधरी साहब से, चीफ जस्टिस साहब पर डाल। मैं ये नहीं कहूँगा सारी जिम्मेदारियां। रियाज साहब देखें, जिसके पास कलम है, हम तो कलम को ताकत समझते हैं ना। आप समझते हैं कि ये ना हक है तो फैसला कीजिए, आप समझते हैं नहीं है। मैं नहीं कहता कि मेरी कोई जाती दुश्मनी है, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, मेरा साहब से कोई ठीक है, ये समझ में आ गई। मैं नेक्स्ट आपको, चूँकि आपका ताल्लुक कराची से है, मैं कराची के हवाले से भी आपसे बात करना चाहता हूँ। कराची में टारगेट किलिंग, दहशतगर्दी, भत्ताखोरी एक तवील अरसे से जारी है। कितने लोग इसका शिकार हो चुके हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। ये कौन फोर्सेस इसके पीछे काम कर रही हैं और इसके मकासद क्या होते हैं आपके ख्याल में? मैं मौजूदा हुकूमत को उसका जिम्मेदार समझता हूँ, सिंध गवर्नमेंट। इसमें देखें ना, मौजूदा हुकूमत ही नहीं ना, इससे पहले भी उठा लीजिए और उससे पहले भी उठा लीजिए, ये सब कुछ कराची में होता रहा है। अब इसमें इंटेंसिटी का फर्क है, शिद्दत का फर्क है, कहीं शिद्दत कम है, कहीं शिद्दत ज़्यादा है। तो इस पर बताइए कि इसके पीछे फोर्सेस कौन सी हैं? देखें, मैं मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार समझता हूँ और जो पहले भी होता रहा तो उस वक्त जो हुकूमतें थी वो उसकी जिम्मेदार है। और मैं रियासत साहब अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर जानकर आपके इस प्रोग्राम में ये कहता हूँ दावे के साथ कि अगर आप वज़ीर दाखिला सिंध 3 महीने के लिए मुझे बना देना, अगर एक मोबाइल भी छीन जाए इस कराची के रोड पे मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा और मुझे आप फांसी पे लगा दीजिएगा।
देखें इक़दाम करने की रोज ज़रूरत है। यहाँ पे तो ज़ाती इंटरेस्ट आ जाता है, फलां पार्टी का है, फलां पार्टी का है, वो इत्तेहादी है, वो इत्तेहादी है, वो इत्तेहादी है, आप किसी को कुछ करते ही नहीं है। तो सबकी देखें ना, आप कहते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट ही इसकी जिम्मेदार है। अगर हम जो आदाद शुमार हैं मरने वालों की सिर्फ टारगेट किलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो उठाएं तो उसमें पीपल्स पार्टी के भी लोग हैं, उसमें MQM के भी लोग हैं, उसमें NP के भी लोग हैं, उसमें मजहबी जमातों के भी लोग हैं। ये क्या है? मतलब अगर कोई पार्टी है तो क्या खुद अपने लोग मरवाती है? रियाज भाई, ये तो वैसी बात है कि गरीब बेचारा मरता है तो देखा जाता है उसकी नस्ल क्या है। अगर वो उर्दू बोलने वाला है तो उर्दू बोलने वाले कहते हैं हमारा मर गया। अगर पश्तो बोलने वाला है तो पश्तो बोलने वाले कहते हैं, लासानी जमातें बन गई ना बेस पे, वो कहते हैं जी हमारा मर गया। सिंधी मरता है तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमारा मर गया। और भैया खुदा के वास्ते कोई ये नहीं कहता ये मुसलमान मर गया, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मर गया। जब तक आप ये सोच नहीं रखेंगे ना, आप तब्दीली नहीं ला सकते। रियाज भाई, ये सारे मुनाफिकीन हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ 3 महीने के लिए मेरे हवाले कर दें सिंध को। अगर यहाँ पे एक क्राइम भी हो जाए, एक चिड़िया भी यहाँ पे क्रिमिनल मेरे इख्तियार में हो, मैं आज ही आपको ये ओहदा नहीं, मैं आपसे ओहदा नहीं मांग रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर करने पे आए बंदा मेरी जैसी सोच रखे तो खुदा की कसम हर चीज का इलाज है। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिए कि जो मैंने टारगेट किलिंग के हवाले से बात की, अब इसमें एक और जुज़ है भत्ताखोरी का। भत्ताखोरी की वजह से जो पूरा मुल्क का निज़ाम बदला है। अब तो ये लाहौर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि वहाँ भी भत्ताखोरी शुरू हो गई है। शुरू तो कराची से ही हुई है। अब इसका कोई हल है? इस भत्ताखोरी को कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल इसका हल है। देखें, सबसे पहले आप अपना रेशियो देखें कि आपके यहाँ बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, ठीक है। फिर क्रिमिनल अनासर जो हैं, वो एक क्रिमिनल अनासर जब 4 बेरोज़गार होते हैं, जिनके घर पे फाके होते हैं, जिनकी माँ बीमार होती है, जिनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं होते, जिनके बच्चों के दूध लाने के पैसे नहीं होते, उनकी आखिरी सोच कहाँ जाएगी? वो क्रिमिनल अनासर के हाथ इस्तेमाल होंगे। आपको सबसे पहले पाकिस्तान की इकनॉमी को बेहतर करना है। अपनी ज़ाती जेबों की जो आप बेहतर कर रहे हैं उसको छोड़कर मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए जो लोग काम करेंगे, मैं समझता हूँ उसी वक्त ही सब चीज़ों का हल निकल आएगा। आप समझते हैं कि ये हल हो जाएगा? और जो इस वक्त भत्ताखोरी की वजह से बहुत सारे गैर मुल्की बैंक्स जो ऐसे इलाकों में बनाए गए थे कि जो जहाँ पर इस तरह के लोगों की ईजीली एक्सेस है और वो काम करते हैं, वहाँ से उन्होंने बैंक्स की ब्रांचें बंद कर दी हैं। बाहर से सरमायाकारी नहीं आ रही है इसी भत्ताखोरी की वजह से कि हम सरमाया लेके जाएंगे, भत्ताखोर आ जाएंगे, पहले हमारा उससे। तो इसको फिर कैसे हम हैंडल करेंगे फ्यूचर में जाकर? देखिए ना साहब, ये सरमायाकारी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं हम इस तरफ सोचते तो बेरोजगारी का रेशो आपको मालूम है कि किस हद तक बढ़ गया और कहाँ फिर जाके ठहरेगा। ये तो बिल्कुल आपने मेरा जवाब दे दिया कि हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत की नाकामी और कामयाबी की बात नहीं कर रहा। मैं आपसे पूछना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर इसको हम रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, और नहीं रोका तो फिर कहाँ जाके बात? इसको हम रोकेंगे अपने सही वोट से। इस दफा जो इलेक्शन अगर आ रहे हैं लोगों के पास, सही वोट का अपना इस्तेमाल कीजिए और इंशाल्लाह ताला हम इसको बिल्कुल रोक लेंगे। अगर आप सही वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम इनको नहीं रोक सकते, क्योंकि इन तमाम लोगों के उन लोगों से राब्ते हैं जो भत्ते में मुलविस हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो मंशियात बेच रहे हैं, जो ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हैं। इस तमाम पार्टियों में से मेजोरिटी उन्हीं लोगों की, और उन्हीं लोग उन पार्टियों को भी चला रहे हैं, और बल्कि ना सिर्फ उन पार्टियों के लोगों को चला रहे हैं बल्कि उनकी इलेक्शन कैंपेनें भी चला रहे हैं और उनको फंडिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दिए जनाब के सूरत हाल इस वक्त यकीनन बड़ी सेंसिटिव है। बात हम करते हैं भारत के ख़िलाफ़, लेकिन हम सबसे ज़्यादा भारत की फिल्में देखते हैं, सबसे ज़्यादा भारत के लोगों को अपने यहाँ ऑब्लाइज करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, उनकी छोटी खबर को बड़ी खबर बड़े बड़े चैनल बनाकर पेश करते हैं, अपने लोगों की खबरें नहीं देते। सूरत हाल इस हद तक ख़राब है। दूसरी तरफ अजमल कत्साब जैसे वाक़यात हम देख रहे हैं। भारत का रवैया आपके ख़्याल में पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट हुआ है या वो कोई नया कोई खेल खेल रहा है पाकिस्तान के साथ? देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली वो एक नया खेल खेल रहा है, और योधुल अंसार हमारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारी किताब भी कहती है, हमारा ईमान है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमें एक न्यूट्रल रहकर फैसले भी करने हैं और एशिया के अंदर अपनी हैसियत को मनवाना भी। जब तक हमारे घर में चोर होगा तो फिर हम बाहर वाले का क्या करेंगे? पहले देखें ना, घर के चोर को बाहर निकालना पड़ता है, हमें पहले अपने आप को खुद एक नेशन खड़ा करना पड़ेगा। हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। आज अफगानिस्तान की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है, बांग्लादेश की करेंसी हमसे ऊपर चली गई है। बेहतर फैसलों की ज़रूरत है और बेहतर हुकूमत की ज़रूरत है। फिर मैं यहीं आकर वही कहूँगा कि
कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत क्या नया खेल पाकिस्तान के साथ खेलने जा रहा है? अमेरिका के साथ जी उसकी इन्वॉल्वमेंट है और अमेरिका ने उसको एतमाद में लिया है। अमेरिका के साथ वो जंगी मशक़ें कर रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को, क्योंकि एक इस्लामी फलाई रियासत है और इस्लामी कंट्रीज़ के अंदर एटमी पावर पाकिस्तान के पास है, और जो अमेरिका को ख़तरात हैं कि कल ये सारी एटमी जो पावर है पाकिस्तान और इसका इत्तेहाद ना हो जाए मुसलमान ममालिक के साथ, और एक ये पावर खड़ी ना हो जाए और पूरी वर्ल्ड के अंदर जाकर और उसको अमेरिका जैसे जो वाइट एलिफेंट है उसको टक्कर ना दे, उससे डर खौफ के तहत अमेरिका इंडिया की तरफ भी आया हुआ है। अफगानिस्तान में अपनी मोनोपोली और बदमाशी के साथ बैठकर पाकिस्तान को वीक करने का चक्कर है और कुछ नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ देखें, मैं फिर अपने सवाल पे आ रहा हूँ कि हमारा एटीट्यूड तो ये है कि हम उनके जासूसों को अपनी जेलों से निकाल कर उनके हवाले कर रहे हैं कि ले जाओ भाई, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनका एटीट्यूड ये है कि वो एक तो एक खूनेजी कर रहे हैं वहाँ मुसलमानों की, दूसरा एटीट्यूड उनका ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो पाकिस्तान को जब मौका मिलता है, मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान है, ख़ुद वज़ीर दाखिला साहब और दूसरे लोग कह चुके हैं अफगानिस्तान, ये बलूचिस्तान में अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया इन्वॉल्व है, वहाँ पर इंडिया खेल खेल रहा है, वो ये खेल खेल रहा है, हम उनके जासूस उनके हवाले कर रहे हैं। ये क्या मजाक नहीं है कौम के साथ आपके? देखिए हम नहीं कर रहे ना, अब हम का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, हमारी स्टेट ना, हमारी स्टेट, ये जो मैं कह रहा हूँ जो मुनाफिकीन का जुम्मा बाजार लगा हुआ है, ये सारी इनकी कोताहियाँ हैं, क्योंकि ये बिक रहे हैं डॉलर के चक्कर में, और जहाँ जहाँ ये दुनिया के जहाँ मफाद है पाकिस्तान के खिलाफ उसके हक में फैसले कर रहे हैं, और इन पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचा चुके हैं अभी तक। और पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं मायूस नहीं हूँ, रमज़ानुल मुबारक में इसका 27वीं शब को क़याम हुआ है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी के वक्त करीब आ रहे हैं और कौम मायूस ना हो। इंशाल्लाह ये 1-2 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, ये बता दीजिए कि जुनूबी वज़ीरिस्तान या कबायली इलाकों में मार्च कर रहे हैं, जनाब इमरान खान जाने की बातें कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर वही कहते हैं कि भाई मैं जाऊँगा और मुझे वहाँ पर प्रोटोकॉल मिलेगा। आप समझते मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, अगर उनकी नीयत साफ़ है और वो पाकिस्तान की बका के लिए और कबायली भाइयों की बका के लिए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा 1971 की जंग में ये वही कबायली लोग हैं जो पाकिस्तान की सलामती के लिए अपने घर बाहर सब कुछ छोड़कर बॉर्डर्स पे आ गए थे हिंदुस्तान की फ़ौज से लड़ने के लिए। मैं समझता हूँ जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी और पाकिस्तान की सलामती चाहता है वो हमेशा हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। ठीक है, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपकी नज़र में, इमरान खान वाहिद अब तक सियासतदान रहे कि जिन्होंने वहाँ जाके जलसा भी किया इन हालात में, और एक कामयाब जलसा किया, क्या होने जा रहा है बलूचिस्तान में? लेकिन वहाँ जो शिद्दत पसंद की कार्रवाई है वो अपनी जगह है, जो एजेंसीज़ की इन्वॉल्वमेंट है वो अपनी जगह है, क्या होने जा रहा है वहाँ? कुछ भी नहीं होने जा रहा जी, सिर्फ ये एक ड्रामा लगाया हुआ इंटरनेशनल मीडिया ने, और कुछ हमारे अपने लोगों के मीडिया की भी गफलत है इसमें कि जो 4 लोग जिनके पीछे कोई खड़ा नहीं होता उनको आप चैनलों पे बाहर से लाइव लेकर और पाकिस्तान के खिलाफ बेहुदा गुफ्तगू अपने ही चैनलों पे चलाएंगे तो उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सलामती के लिए जो बात करे, पाकिस्तान की बका के लिए बात करे, पाकिस्तान की, देखें आप नमक खाते हैं इस मुल्क का, जो लोग इस मीडिया पे बैठ कर पाकिस्तान के खिलाफ बातें करवाते हैं, क्या वो भूल जाते हैं कि वो इसी मुल्क के बच्चे हैं, वो इसी मुल्क के, अगर ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उनकी कोताही है। मीडिया के खिलाफ भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे तासुब पसंद लोगों को, जो सिर्फ गिनती के 3-4 लोग हैं और वो यहूदन अंसार के कहने पे, वो इसराइल के कहने पे, वो रॉ के कहने पे, वो मोसाद के कहने पे इस तरह के बयान देते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए मीडिया को। बलूचिस्तान को कुछ नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा गैर मुल्की इंटरेस्ट है, जो लोग वहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं चंद लोगों को, मैं समझता हूँ उनको मायूसी होगी और वहाँ से शिकस्त मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, टारगेट किलिंग के हवाले से मैंने बात की, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव पहलू है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, शायद पूरे मुल्क में अगर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, कि शिया कम्युनिटी को टारगेट करके मारा जा रहा है और उनको बसों से उतार के शनाख्त करके किलिंग की जाती है। कौन सी क़ुव्वत इसमें इन्वॉल्व है आपके ख्याल में, और क्या मकासद हैं उसके, और हम कैसे उसको कम्बैट कर सकते हैं? देखिए इसमें मैं समझता हूँ कि शिया हमारे भाई हैं, सारे फ़िरके हमारे भाई हैं, जो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे हमारे भाई हैं। ये सिर्फ तासुफ की फ़ज़ा है जो पैदा की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को गैर मजबूत करने के लिए, और इसमें यहूदन इंसार इन्वॉल्व हैं, वही लोग इन्वॉल्व हैं जो उन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं, चंद एक लोगों को, और इस तरह की कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर आप ये समझ लें कि एक ऐसा इंतशार फैल जाए कि पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ दोबारा ना जा सके। लेकिन उनकी भूल है, जब जज्बात आते हैं मुसलमान के, चाहे वो जिधर से भी हो, जहाँ से भी हो, जब कलमे की आवाज़ बुलंद होती है तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त कोई ये नहीं देखता कि कौन किस फ़िरके से है या कौन किस नस्ल से है, कौन किस रंग से है।
आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई फिरके के लोग इन्वॉल्व नहीं है, वो एजेंट हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं वो एग्जैक्टली मैं उसको मुसलमान नहीं समझता कि जो उस तरह के काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। अच्छा, दहशतगर्दी पाकिस्तान में यकीनन सबसे बड़ा इशू है और जो कुछ दहशतगर्द कर रहे हैं पाकिस्तान में वो सारी दुनिया के सामने आया है। हर दूसरे दिन एक दहशतगर्दी का वाक़या, पाकिस्तान का कोई शायद ऐसा दिन पाकिस्तान में नहीं गुजर रहा एक तवील अरसे से कि जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या ना हुआ। बलूचिस्तान में हो, वो वजिस्तान में हो, वो कहीं भी हो, कामरा में हो, कामरा पे अटैक। इन दहशतगर्दों को कैसे नेगोशिएट करके कंट्रोल करें? देखें, आज मैं आपको एक सच बात करूं रियाज साहब, हमारी एक बहुत बड़ी खामी है 65 साल में। आप जिन कबायली इलाकों का जिक्र कर रहे हैं, बलूचिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप वहाँ जाकर उनका सर्च करें, उन इलाकों को देखें तो आज तक 65 साल में ना हमने उनको कोई अच्छा स्कूल दिया वहाँ पे, ना हमने वहाँ कोई इंडस्ट्री दी, ना हमने वहाँ कोई रोड दिया, ना हमने वहाँ कोई अस्पताल दिया। 65 साल में आपने उनको क्या दिया? जब ये क्या जवाब है इस बात का कि आप देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, ये क्या जवाब है? मेरी आप पहले पूरी बात सुन लें। जब वो लोग बेरोजगार हो गए, जिनके पास वसाइल नहीं थे, फिर ये जो आपकी इंटरनेशनल कुव्वतें, मैं नाम नहीं लूँगा, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, वो कुव्वतें वहाँ गई, उन्होंने उन लोगों को ख़रीदा, 10,000 माहवार देना शुरू किया और चंद लोगों को ख़रीद कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करवाना शुरू किया। इसमें हमारी अपनी भी कोताहियाँ हैं जो हमें दुरुस्त करनी होगी। हमें उन लोगों को जो एहसास कमतरी का शिकार है, जिन तक आज तक 65 साल में हमने बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं की, हमने पानी उनको फराहम नहीं किया, हमने वो आज तक वो जो नहरें गुजरती हैं या नाले गुजरते हैं उनका वो पानी पी रहे हैं, आज तक हमने उनको पानी फराहम नहीं किया, फिर हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो हमारे साथ खैर ख्वाह हैं। तो हमारी अपनी ज़्यादतियाँ, हमें अपनी ज़्यादतियों को सुधारना होगा। आने वाला सेटअप बिल्कुल इमरान खान साहब इस पर तवज्जो दे रहे हैं, शेख साहब की बिल्कुल उनसे डिस्कशन हुई है इस पैटर्न पे। हमारी भी इस पर सोच है कि हम सबसे पहले उन इलाकों को अप्लाई करेंगे जिन पर आज तक काम नहीं हुआ। तो आप समझते हैं दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? एग्जैक्टली अगर आप उनको तो फिर ये साबित हो गया ना कि कर भी वही रहे। देखें, कर वो नहीं रहे, उनमें चंद लोग हैं, चंद लोग हैं, मैं सबको नहीं ब्लेम देता। आपकी गुफ्तगू से तो ऐसे लग रहा है कि वही कर रहे हैं। जब हम उनको फंडिंग दे देंगे, पैसा दे देंगे, रोजगार दे देंगे, वो करना बंद कर देंगे। देखें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा फंडिंग दे देंगे, मैं बात कर रहा हूँ बुनियादी सहूलतें आपने नहीं दी आज तक। आपकी सबसे बड़ी ज्यादती है ना, आपने बुनियादी सहूलतें। मैं तो आपसे अगला सवाल मैंने ये किया कि क्या ये इस बात का जवाब है कि ठीक है, आपको अगर सहूलत नहीं मिल रही तो आप दहशतगर्दी करने के हक बजानिब हैं? देखिए, जवाब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बिक जाते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के ज़माने से लेकर टीपू सुल्तान तक हमारी जितनी तारीख उठा लें, हमें गद्दार भी आए हैं। कुछ लोग गद्दार हैं, उन गद्दारों को शिनाख्त कर कर मारने की ज़रूरत है, चाहे वो गद्दार मुझ में से हों या मेरे घर में से हों या मेरे पीछे वालों में से हों या मेरे आगे वाले से हों। जब पाकिस्तान की सलामती हमें अजीज़ होगी तो गद्दार भी नहीं बचेगा। ठीक, आपका बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने समाप्त की। हुमायूं उस्मान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अवामी मुस्लिम लीग के, हमारे साथ थे। इन्होंने गुफ्तगू की, बड़े खुले अंदाज से इन्होंने बातचीत की। सारी बातचीत आपके हवाले करके आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम देखा और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।